हो गया। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में इसके पहले हम 4 जो पढ़ा रहे थे उसमें लाभ थ्रेडिंग जो हमारा चला था उसको हम थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध शायद पढ़ाए थे, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम लोग चालक प्रतिरोधकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं? चालक प्रतिरोधकता भी कहते हैं। और इसका फार्मूला आपको दिखाया गया था, आया था रो इक्वल टू आर एल अपान ए, रो इक्वल टू आर एल अपान ए, सॉरी आर ए अपान एल रहा, इतना रहा। ठीक है, यदि हम आर की वैल्यू इसके पहले वाले लेक्चर में देखें हैं तो आर की वैल्यू शायद आपको बताया गया था एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, बताया गया था ना। इसको हम रो की जगह पे पुट करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी आर की वैल्यू पुट करेंगे एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, और इधर ऊपर ये रखेंगे अपान यल से एल कट जाएगा, ये से कट जाएगा, मतलब जो रो की वैल्यू आएगी एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ आएगी। मतलब ये निकल कर जो रो होगा वो टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होगा। टाउ क्या है? श्रांत काल है। टाउ क्या है? श्रांत काल है। मतलब ये निकल कर आया कि जो यम है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यन क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है की संख्या है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, ये सब हमें फैक्ट इसको दे रखे हैं। यदि हम कोई चालक लें और उसकी लंबाई बढ़ाएं या कुछ भी करें तो उसका ये चीज़ नहीं बदलेगा, ना ही श्रांत काल बदलेगा। लेकिन एक चीज़ ऐसा होगा जो बढ़ाने से इस पर बदल सकता है, ताप। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और यदि ये घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ये बात समझ में आ गई? क्या बढ़ती है? प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। क्लियर? अब मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोध की डिफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कल हम इसका मात्रक लिखवा देते, बताते हैं कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ कैसा है, उसका द्रव्यमान कैसा है, उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है प्रति एकांक आयतन में, इन बातों पर निर्भर करता है। यानी चालक अच्छा होगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, थोड़ा एल्युमिनियम वगैरह ले लीजिए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। तो जो रो होता है ये चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सब हम कल पढ़ा चुके थे। यदि इसमें एक डिफिनीशन और लिखना चाहें तो हम एक लिखेंगे, किसी चालक के टुकड़े पर, यानी किसी चालक के प्रति एकांक 1 मीटर लंबाई में तथा 1 मीटर लंबाई के तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होगा वो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, ऐसा भी डिफिनीशन इसको दे सकते हैं। तो लिखेंगे किसी चालक के पदार्थ की, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता उस चालक के 1 मीटर लंबाई के व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में प्रतिरोध के बराबर होती है। प्रतिरोध के बराबर होती है। मतलब ये हम ये देखेंगे कि यह एरिया का मान 1 हो जाए, यल का मान 1 हो जाए तो हमारा जो रो आएगा वो आर के बराबर आ जाएगा। क्लियर? कल इसका हमने मात्रा वगैरह सब लिखवा दिया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं इस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। नोट कर लीजिए।
चलिए जो अगला हेडिंग होगा हमारा, हम ये देखेंगे जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हम मान लेंगे, माना एक चालक है, ठीक है, जिसकी लंबाई यल व परिच्छेद का क्षेत्रफल ये है तथा चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तो ये बताइए, हम लोग को मालूम है, अभी कल आप लोग को हमने डेरिवेशन भी कराया है, आर टी इक्वल टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, तापांतर है। क्या है, तापांतर। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी अभी आपको हमने बता रखा है कि आर इक्वल टू रो एल अपान, ये बता रखा है ना। आर क्या लिख देंगे, रो टी डिग्री सेल्सियस पर, तो टी डिग्री सेल्सियस पर इंटू यल अपान ये, यहाँ पर रो नॉट इंटू यल अपान ये, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इनसे ये मर जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब ये बात निकल कर समझ में आ रही है कि ताप बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, प्रतिरोधकता, तो चालकता घटेगी। तो इसे लिख लेंगे, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता ये भी बढ़ता है, या प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो चालकता क्या होगी, चालकता घटती है। प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है, और प्रतिरोधकता बढ़ती है तो विशिष्ट चालकता भी आगे आपको पढ़ा रहे हैं, विशिष्ट चालकता घटती है। ठीक है, यानी यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो क्या क्या बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो चालकता क्या होगी, घटेगी। विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकता सिग्मा घटेगी। ठीक है, ये अभी हमको विशिष्ट चालकता भी लिखवा रहे हैं। क्लियर। दूसरी बात, एक ग्राफ आता है, इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ इसका देखेंगे कैसे बढ़ता है कैसे नहीं बढ़ता है। तो इधर हम लोग टेम्परेचर लेंगे, इधर हम लोग लेंगे ताप ले केल्विन में, और इधर ले लेंगे विशिष्ट प्रतिरोध ले लेंगे, किसमें होगा, ओम मीटर में। ठीक है, ऐसा ही पद्धति सब में लेंगे। हम देखेंगे धीरे धीरे कुछ ये ऐसे बढ़ेगा, पहले ताप बढ़ाएंगे कि नियत रहेगा, इसके बाद धीरे 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 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो वक्र आएगा, पहले ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता थोड़ी देर तक कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके बाद जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे लगातार बढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा लगातार। क्लियर। तो ये हमारा वक्र होगा किसमें, विशिष्ट प्रतिरोध और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। देखिए जो अगला हेडिंग होगा विशिष्ट चालकता, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया। जैसे चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसका फॉर्मूला देखिए कैसे निकलेगा। अभी आपको मैंने पढ़ा, अच्छा विशिष्ट चालकता को किससे लिखेंगे? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। अच्छा सिग्मा से एक चीज और लिखे थे, क्या लिखे थे? पहले लेसन की याद करिए बात। आयतनीय आवेश घनत्व को लिखे थे ना, और रो से पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखे थे, लैम्डा सो रेखीय आवेश घनत्व को लिखे थे। पहले लेसन पढ़ा रखा है, सब याद है नहीं है कुछ? अच्छा रो की वैल्यू क्या रखेंगे? रो इक्वल टू RA अपान यल। रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? RA अपान यल। अब रो की वैल्यू पुट कर दीजिए, R इंटू ए अपान यल। यल को ऊपर ले जाएंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? यल इंटू RA अपान ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं। उसके बाद इसमें एक फार्मूला और आ सकता है। क्या आ सकता है? जिससे यदि हम E इक्वल टू निकालें तो B अपान यल होता है। यानी यदि कोई चालक है, इसको डायग्राम थोड़ा बना दें हम, इसकी लंबाई यल है, इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न हो रही है इसमें, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? यल इंटू E आ जाएगा। यदि इसमें I इक्वल टू निकालें या धारा घन निकालें J इक्वल टू, तो I अपान ये हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ये है। तो I इक्वल टू J इंटू ये आ जाएगा। तो यदि हम निकालना चाहें सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू यल अपान R की वैल्यू क्या लिखेंगे? V अपान I इंटू ये। I को ऊपर ले जाइए, इधर लिख दे रहा हूँ। यदि I को ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा? सिग्मा इक्वल टू यल इंटू I अपान V इंटू ये। अब I की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, J इंटू ए की वैल्यू, और V की वैल्यू यल इंटू ई पुट गई। यल से यल कट गया, ये से ये कट गया, मतलब सिग्मा इक्वल टू आ गया J अपान ई। आपको हमने एक डिफिनीशन लिखाया था कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यानी यदि हम E इक्वल टू निकालें या J इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ई। J क्या है? धारा घनत्व है। सिग्मा क्या है? एक विशिष्ट चालकता है। क्या है? विशिष्ट चालकता है। इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई, ये आ जाएगा फार्मूला। अच्छा इसका मात्रक वगैरह लिख लीजिए। मात्रक चालकता का क्या होगा? तो इसका मात्रक ओम मीटर होता था, ऊपर जाएगा तो ओम मीटर इनवर्स। ओम मीटर इनवर्स, दोनों पे लगेगा इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या हम कह सकते हैं मोहो मीटर इनवर्स। इसका एक मात्रक और होता है साइमन मीटर इनवर्स, ये भी होता है। ठीक है, तो चाहे ओम मीटर इनवर्स लिखें या मोहो मीटर इनवर्स लिखें या साइमन मीटर इनवर्स लिखें, बात एक ही है। क्लियर? ये आपकी रही विशिष्ट चालकता। अच्छा इसका हम लोग बीमा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बीमा बड़ा आसान है निकालना। हम लोग यहाँ से बीमा निकाल सकते हैं, धारा घनत्व से निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लीजिएगा, आसान पड़ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, जो अगला हेडिंग होगा हमारा ये है कि यदि कोई तार है उसको खींचकर उसकी लंबाई बढ़ा दें, तब प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? ठीक है, बीमा, इसकी बीमा तो निकल जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का निकलेगा, उसका भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख देंगे, हेडिंग लगाएंगे तार को खींचने पर, तार को हेडिंग ये है, खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। यानी जब तार को हम खींचेंगे
तार को खींचने पर तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। हम मानेंगे, माना एक चालक तार है, ठीक है। यदि तार को खींचेंगे तो लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, परंतु परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, समझिए इसको। हम पहली कंडीशन लगाने चल रहे हैं। इस समय हम मान लेंगे कोई तार है, वायर है, ये जो मटेरियल है इसी वायर का, इसका रो है और प्रतिरोध कितना है, R1 है। मान लेंगे अभी प्रतिरोध R1 है जब लंबाई L1 हो और क्षेत्रफल क्या हो, A1 हो। ठीक है, तो इस समय यदि हम इसकी बात करेंगे तो रो इक्वल टू आ जाएगा, या R इक्वल टू आ जाएगा, रो लिख लो RA/L। तो रो तो जैसे मटेरियल जो रहेगा वही रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध किसी मटेरियल का होता है, वो लंबाई बढ़ाने से क्षेत्रफल घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो L/ये। अब जब यहाँ पर R1 होगा तो L1 होगा, A1 होगा। समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन हम ये लगाएं, जब तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दें, कई गुनी कर दें, n गुनी, मतलब इस तार की लंबाई हम बढ़ा दिए। भाई जब खींचकर बढ़ाएंगे, पहले कितना था, L1 था, बाद में कितना हो गया, n L1 हो गया भैया। क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे जो L2 है वो कितना हो गया, n L1 हो गया। हम क्षेत्रफल मान लेंगे कि A2 है, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल में नहीं पता क्या हो गया, लेकिन मोटाई घट जाएगी, ये बात कन्फर्म हो गया। रो ऐसे रहेगा, जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R2 होगा। तब इस समय जो R2 की वैल्यू आएगी वो रो L2/, ये आ जाएगी। समीकरण 2 बना लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जितना आयतन पहले था उतने आयतन बाद में रहेगा ना, तो भाई आयतन तो उतना ही रहेगा, कहीं अलग से मटेरियल ना तो लाए हैं ना तो ले गए हैं, केवल पहले सिकुड़ा था बाद में हमने खींच दिया है। तो यदि हमने मोटाई को कम किया तो लंबाई को बढ़ा दिया ना, तो खींचने से पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन, दोनों बराबर रहेगा ना। अरे B1 और B2 क्या होंगे, दोनों बराबर रहेंगे, दिख रहा है ना। अब ये दोनों बराबर रहेंगे, चलिए देखते, दोनों बराबर रहेगा तो क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल लिखना है तो क्या करेंगे, लंबाई गुणे क्षेत्रफल, यानी L1 A1 बराबर L2 A2। यहां से हम A1/A2 की वैल्यू निकाल लें तो L2/L1 आ जाएगा। समीकरण 3 बना लेंगे। अब यहाँ देखिए, हमें प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम समीकरण 1 व 2 को भाग कर देंगे 1:2 से। R1/R2 रो L1/A1 रो L2/A2, रो से रो कट जाएगा। यदि रो से रो कट जाएगा तो ये 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा R1/R2 बराबर, यहाँ लिख दें, R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू A2/A1, A2/A1 कर दें। अब A2/A1, यदि A2/A1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, पलट दीजिए तो L1/L2 आ जाएगा। यहाँ से हम इसका प्रयोग कर लेंगे, R1/R2 बराबर L1/L2 ऐसे रखेंगे, और जहाँ A2/A1 है वहाँ क्या रख दें, L1/L2। दिस इम्प्लाइज R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर।
हमने क्या किया, L2 को n गुना कर दिया है, मतलब R1 बटा R2 बराबर L1 ऐसे रहते, जहां L2 है वहां क्या रख दें, n L1 रख देंगे, क्या रख देंगे n L1 होल स्क्वायर, इनसे एक कट जाएगा, आ जाएगा R1 बटा R2 बराबर 1 बटा n स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R2 का मान क्या आ जाएगा n स्क्वायर इंटू R1, मतलब क्या निकल कर आया कि यदि प्रतिरोध पहले R1 था तो बाद में कितना आएगा, उसका n गुना आएगा, यानी यदि हम लंबाई को 2 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा। लंबाई को 3 गुना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा, 9 गुना बढ़ेगा। लंबाई को 4 गुना बढ़ाएंगे प्रतिरोध 16 गुना बढ़ेगा। मतलब ये हो रहा है कि यदि लंबाई को जैसे बढ़ता है उसके वर्ग के अनुसार बढ़ रहा है, ठीक है, तो लंबाई क्या होगी, n गुना प्रतिरोध जो होगा n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी, इस पर भी सवाल हम लोग करेंगे। ये समझ लीजिए कोई अजायक डेरिवेशन एक हेडिंग के तौर पर है, इस पर न्यूमेरिकल भी लगेंगे। ठीक है, यानी यदि हम प्रतिरोध को पहले R1 रखें, लंबाई को खींचकर हमने क्या किया, खींचकर बढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा इसमें जोड़ा नहीं गया है, खींचकर बढ़ाया गया है। ये बात, ये यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि लंबाई खींचकर बढ़ाया गया है या एक था एक और जोड़ दिया गया है, खींचकर बढ़ाया गया है। जब लंबाई हमने पहले देखा, तार को खींचने पर प्रतिरोध का प्रभाव क्या होगा, जब लंबाई को खींचकर n गुना करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। क्या किया गया है, पहले प्रतिरोध बाद का प्रतिरोध का फार्मूला लगाया गया है, दोनों के आयतन को बराबर करके L1 A1 में संबंध एक निकाल लिया गया है, फिर दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया, अनुपात निकाला, और यहाँ से A2 पान A1 की वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायर में आ गया। और हम ये जानते हैं कि जो L2 है बाद में जो लंबाई है, पहले लंबाई का n गुना कर दिया गया है, यहाँ n रखेंगे, L1 से L1 मर जाएगा, 1 अपान n स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R2 की वैल्यू n स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला हेडिंग लेना, नोट कीजिए।